हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक वेक्टर स्पेसेस एंड सबस्पेसेस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जो कि आपकी यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस होता क्या चीज है। सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। तो देखिए, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी सी अलग करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन हम अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाली डेफिनेशन याद करनी ज्यादा आसान है। तो जैसे इसमें हम कहेंगे कि अगर V प्लस हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है V प्लस हमारा, तो V अबेलियन ग्रुप आप पढ़कर आए हैं 5th सेमेस्टर के अंदर कि व्हाट इज अबेलियन ग्रुप। फिर भी मैं इसकी आपको पांचों प्रॉपर्टी बता देता हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी अबेलियन ग्रुप की। तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, अबेलियन ग्रुप में क्या क्या होगा हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी कि अगर V नॉन एम्प्टी सेट है हमारा कोई भी, और उसके ऊपर हमने कोई कंपोजिशन अप्लाई की है, उसको हमने शो किया एडिशन से। ये एडिशन एक सिंबल है, सिर्फ ये बात आपने ध्यान रखना है। एडिशन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा प्लस ही होगा, प्लस के अलावा कुछ और भी चीज हो सकती है वो। तो अब आपने यहाँ पर वो, लेकिन हम नोटेशन के तौर पर प्लस ही लिखते हैं कि जो हमारी ये वेक्टर एडिशन है। यानी कि अब देखिए, कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है V, और V के ऊपर हमने कोई भी ऑपरेशन जो कि वो गिवन होगा हमें, वो हमने अप्लाई किया, जिसको हम एडिशन कह देते हैं। तो जो हमने ये एडिशन है हमारा, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ये फॉर्म करेगा क्या, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कि अगर मैं इस सेट के कोई भी दो मेंबर लूं, मैंने मान लीजिए U और V, दो मेंबर लिए मैंने V में से, तो क्या होना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों मेंबर्स के ऊपर जो ये गिवन ऑपरेशन है, ये जो कि हमने एडिशन से शो किया हुआ है, ये मैं अप्लाई करता हूं, तो जो एलिमेंट आए वो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। देन वी से क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। यानी कि अगर मैं कोई भी दो मेंबर लूं इस सेट के, जो जिसके ऊपर जिसे हम प्रूव करना चाह रहे हैं ये हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, तो उनकी जो एडिशन है, यानी कि एडिशन का मींस जो भी हमें ऑपरेशन दिया हुआ है, वो ऑपरेशन मैं उनके ऊपर अप्लाई करता हूं, किन्हीं भी दो मेंबर्स के ऊपर, तो वो हमेशा किसके अंदर जाना चाहिए, वो ऑपरेशन लगने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा किस में जाना चाहिए, V में जाना चाहिए। देन वी से क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई ये। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए हमारी क्या होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर मैं 3 मेंबर लूं, मैंने U लिया, V लिया और W लिया V से, यानी मैं कोई भी 3 मेंबर लूं, हर एक के लिए बात एप्लीकेबल होनी चाहिए। जब भी मैं 3 का पेयर उठाऊंगा, तो मैं उसके ऊपर पहले 2 के ऊपर अप्लाई करूं, जो ऑपरेशन मुझे गिवन है, और फिर उसे तीसरे के ऊपर अप्लाई करूं। जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ अप्लाई करूं, थर्ड एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं। या एक तरीका ये हो सकता है, मैं पहले दूसरे और तीसरे एलिमेंट पर अप्लाई करूं, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं फर्स्ट पर अप्लाई करूं। तो और ये दोनों रिजल्ट अगर सेम आते हैं, तब हम ये कहते हैं कि एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाइड। यानी कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी क्या है हमारी, सेटिस्फाइड है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए आप थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने ली है अब यहां पर, जिसे आप बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए आपके पास, इसी सेट का एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए जिसको मैं इसके किसी भी दूसरे एलिमेंट पर अप्लाई करूं इस कंपोजिशन के साथ, तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए दोबारा से। तो जैसे कि यहां पर जैसे एडिशन में हमें पता है कि एडिशन अगर हमारा है, तो 0 ऐसा एलिमेंट है फॉर 0 बिलोंग्स टू V और U बिलोंग्स टू
v, u प्लस 0 या 0 प्लस u मैं करूंगा तो हमेशा u ही हमारा आएगा। यानी कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिले गिवन कंपोजिशन के लिए, जैसे अब एडिशन के लिए हमें पता है जीरो है वो कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वो क्या मिलेगा, ज्यादातर हमें 1 मिलेगा, क्योंकि आप जीरो के अंदर किसी भी चीज को ऐड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, जिस क्वांटिटी में आपने उसको ऐड किया है वही क्वांटिटी हमारा आंसर आ जाएगी। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है। तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारी आइडेंटिटी 1 बन जाती है और एडिशन के केस में हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। और वो अलग अलग देखिए, वो अलग अलग वेरी करेगी कंपोजिशंस के हिसाब से, जैसे प्लस और मल्टीप्लिकेशन की तो मैंने आपको बता दी, और अगर हमें अलग तरीके से डिफाइन किया हो तो वहां अलग अलग आइडेंटिटी बनती है, वो आपने सीखा भी हुआ है 5th सेमेस्टर के अंदर, आपने क्वेश्चन किए होंगे, वहां आइडेंटिटी 1 और 0 के अलावा भी आती थी। तो अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉर u बिलोंग्स टू v there exists an element v belongs to v such that u plus v is equal to 0 equal to v plus u। यानी कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं इस सेट का, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिले कि मैं उस एलिमेंट की, जो एलिमेंट मैंने लिया है उसके ऊपर अप्लाई करूं तो आंसर हमेशा क्या आए, आइडेंटिटी आए। जैसे कि एडिशन के केस में आप देखिए, अगर मैं 2 लूंगा तो वो मुझे एलिमेंट मिलेगा -2, क्योंकि 2 - 2 0 होता है। अगर मैं लूंगा 7 तो मुझे मिलेगा -7, यानी मैं कोई भी क्वांटिटी लूंगा तो उसका नेगेटिव जो होगा वो उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो इसे ही बोलते हैं, इस जो हमारी जो ये हमने डेफिनेशन लिखी है, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट मिलना जिसको मैं गिवन कंपोजिशन के साथ अप्लाई करूं, चाहे मैं लेफ्ट से करूं या मैं राइट से करूं, और आंसर हमेशा क्या आए, मेरा आइडेंटिटी आए। यानी कि प्लस के केस में क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए हमने यहाँ 0 लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा, जैसे मैं 2 लूंगा तो मैं क्या, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, 2 × 1/2 1। यानी कि हमारा इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, जो भी क्वांटिटी मैंने ली है उसका रेसिप्रोकल होगा। और ऐसे ही ये कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। तो यानी कि ये हमारी देखिए 4 प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और हमारी 5th प्रॉपर्टी होती है फॉर uv बिलोंग्स टू v, यानी मैं 2 एलिमेंट लूं इस सेट के, तो मैं पहले और दूसरे के ऊपर अप्लाई करूं या दूसरे और पहले के ऊपर अप्लाई करूं। तो देखिए जो कंपोजिशन मुझे गिवन है और रिजल्ट दोनों केस में सेम आए, तब हम कहते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। और जब हमारी ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से द गिवन सेट with respect to given operation, with respect to given composition is an abelian group। तो ये abelian group को फॉर्म करता है। तो मैंने यहां से डेफिनेशन शुरू की है कि V प्लस हमारा क्या होना चाहिए, एक abelian group होना चाहिए सबसे पहले। तो यानी आपको एक सेट दिया होगा, एक कंपोजिशन दी होगी, और उस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में वो सेट क्या बनाए, अबेलियन ग्रुप बनाए। अब अबेलियन ग्रुप क्यों की 5 प्रॉपर्टी आपके मैथ में लिखकर दिखाई हुई है, मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको ऑलरेडी वो पता है कि वो क्या क्या होती है। तो वो आपको ये लगता है 5 और 4 9 प्रॉपर्टी आपके मैथ में लिखी जाती है, लेकिन मैंने आप सीधा एक ही लाइन में काम खत्म कर दिया, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। इससे याद रखना इजी हो जाता है। फिर आगे हमें जब पता ही है कि अबेलियन ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवानी है, उसके बाद देखिए उसने कहा है कि अब एक तो हमारे पास सेट हो गया और वो एक कंपोजिशन हमें दी होगी जो ज्यादातर हम एडिशन से शो कर रहे हैं। तो एडिशन के साथ ये सेट जो है वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे।
अब एक दूसरा सेट एफ है, वो दो ऑपरेशन के साथ, कंपोजिशन के साथ, एक प्लस है और एक डॉट है, यानी कि ये वाला प्लस और ये वाला प्लस तो सेम होगा, यानी कि जो कंपोजिशन के साथ इस सेट ने, वी सेट ने क्या बनाई है, अबिलियन ग्रुप बनाया है, तो जिसके सेट के साथ, जिस कंपोजिशन के साथ इसने ये अबिलियन ग्रुप बनाया है, वही कंपोजिशन यहां होनी चाहिए। और दूसरी एक कंपोजिशन जिसको हमने डॉट से दिखाया है, यानी जिसे हम मल्टीप्लाई से शो करते हैं, तो इसके साथ ये क्या बने, फील्ड बने। फील्ड के लिए आपको पता है कि दो ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो एक को हम प्लस से शो करते हैं और एक को मल्टीप्लाई से। तो लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां इस फील्ड का जो पहला ऑपरेशन है वो वही होना चाहिए जो ऑपरेशन इस वेक्टर, इस जो ये हमारा सेट है, जिस कंपोजिशन के साथ इसने अबिलियन ग्रुप बनाया है, वही होना चाहिए, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो हम ज्यादातर उसको मल्टीप्लिकेशन से शो करते हैं। तो ये देखिए, तो अब हमारे पास एक फील्ड है, तब हमने, उसने कहा है कि अब हमने क्या डिफाइन करना है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है। हमने क्या डिफाइन करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है। देखिए अभी तक जो हमने ग्रुप वाला चैप्टर किया था 5th सेमेस्टर के अंदर, जो मैथ भी किया था, उसमें सिर्फ एक ही सेट की बात होती थी और उसी सेट के अंदर हम सारा काम करते थे। तो एक ग्रुप सेट होता था और एक कंपोजिशन होती थी। और अब हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। देखिए दो सेट है, एक V सेट है और एक F है। V क्या बनेगा, अबिलियन ग्रुप बन रहा है, F क्या है, फील्ड है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इन दोनों में एक रिलेशन लाने की जरूरत थी। तो मैथमेटिशियन ने इन दोनों का रिलेशन देखिए कैसे बनाया। उसने कहा कि हम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप देखिए कि मैं एक एलिमेंट तो यहां फील्ड का लूंगा। देखिए जहां जहां मैंने रेड पेन यूज किया है वो एलिमेंट फील्ड के उठाए हुए हैं। ये आपको इसलिए मैंने समझाने के लिए ऐसा यूज किया है अभी, ताकि आपको एक ही बार में ये बात समझ आ जाए। तो देखिए मैंने फील्ड के लिए जो भी रेड एलिमेंट है, देखिए जब भी एलिमेंट, एक एलिमेंट में फील्ड में से लूंगा और मैं एक एलिमेंट कहां से लूंगा, इस अबिलियन ग्रुप में से लूंगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए को मल्टीप्लाई करूंगा यू से, यानी फील्ड के एलिमेंट को के ऊपर किसके साथ इस कंपोजिशन लगाऊंगा मैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की यू के साथ। तो जिसको हम बोलते हैं ये, और ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आएगा, ये जो हमारा रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट किस में जाना चाहिए, इस V में जाना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, यहां का मैं एक एलिमेंट लूंगा और एक एलिमेंट यहां का लूंगा, और इन दोनों के ऊपर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मल्टीप्लाई लगाने का मतलब ये वाली कंपोजिशन लगाऊंगा, जो हमें फील्ड पर दूसरी कंपोजिशन दी हुई है वो मैं लगाऊंगा। तो इन दोनों की ये मल्टीप्लिकेशन किसमें जानी चाहिए, इस सेट के अंदर जानी चाहिए। तब हम कहते हैं कि V फॉर्म करेगा एक वेक्टर स्पेस को, यानी कि ये फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस को किसके ऊपर, इस फील्ड के ऊपर। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा इस फील्ड के ऊपर, और लिखेंगे कैसे, VF। VF का मतलब है V फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। लेकिन कब करेगा, उसके अलावा भी देखिए अब 4 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी, तब करेगा। तो देखिए अब एक प्रॉपर्टी तो आपने ये कर ली, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी 5 प्रॉपर्टी आपने कर ली कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए V के लिए। फिर आपने क्या किया, एक फील्ड लिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी ये बनाई, ये 6ठी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। देखिए ये 6th प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कि अगर मैं फील्ड का एक एलिमेंट लूंगा और वेक्टर्स ये V का एलिमेंट लूंगा, जो अबिलियन ग्रुप है उसका एलिमेंट लूंगा, उन दोनों के बीच में ये सेकंड कंपोजिशन लगाऊंगा जिसको मैं मल्टीप्लाई बोलता हूं, और वो दोनों का जो रिजल्ट आएगा अप्लाई करने के बाद, ये वाली कंपोजिशन वो किसमें जाएगा, V के अंदर ही जाएगा। तब हम बोलेंगे कि जो हमारा जो V है वो F के ऊपर क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। कब बनाएगा, अगर 4 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होगी। अब 4 प्रॉपर्टी और कौन कौन सी है, वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, बड़े सिंपल से देखिए। पहले आपने क्या किया है, एक एलिमेंट फील्ड का लिया है
और 2 एलिमेंट अबिलियन ग्रुप के लिए है। तो ये आपने 2 एलिमेंट अबिलियन ग्रुप के लिए। अब क्या कह रहा है वो, आप इन जो आपने अबिलियन ग्रुप के एलिमेंट लिए हैं उनका आप एडिशन करो और उसके ऊपर मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करो विद द एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो अब क्या होगा कि ये क्वांटिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, अगर मैं देखो a को u से मल्टीप्लाई करता हूं प्लस का साइन और a को b से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये जो ये क्वांटिटी आएगी और ये जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हुई है। इसको बोलते हैं हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट V, एलिमेंट्स ऑफ सेट V, क्योंकि ये देखिए एडिशन किसके बीच में लगा है, एलिमेंट्स ऑफ V के बीच में लगा है। अब यहां पर उल्टा है, यहां पर देखिए एडिशन किसके बीच में लगा है, एलिमेंट्स ऑफ F के लिए लगा है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। देखिए अब यहां पर 2 एलिमेंट हमने फील्ड के लिए है और एक एलिमेंट V का लिया है, तो हमने कहा है कि AU प्लस BU के इक्वल ये आनी चाहिए। अब आपको तो लग रहा होगा ये तो हमेशा ही होता है, ये हमेशा नहीं होता। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होता है। अगर मैं यहां पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन की बजाय कोई और कंपोजिशन ले लूंगा तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे इट मींस ये होगा कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी मैं कंपोजिशन हमें गिवन होगी, तो वैसे 90% केसेस में हमें प्लस और डॉट ही गिवन होती है हालांकि, तो वो हमें ध्यान रखना है कि वो अगर उन कंपोजिशन के लगाने से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तब हम कहेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड। देखिए ये भी फील्ड के एलिमेंट के लिए है, ये भी फील्ड के एलिमेंट के लिए था, लेकिन ये एडिशन के लिए था और ये किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यानी कि मैं इसके 2 एलिमेंट लूंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ अप्लाई करूं, इसके किसी एक एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं, किसी भी एक एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं, या फिर मैं क्या करूं, पहले इसका एक एलिमेंट लूं और इसका एक एलिमेंट लूं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखिए B लिया U लिया, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर तीसरे एलिमेंट से जो कि F का एलिमेंट है उससे अप्लाई करूं, तो ये रिजल्ट दोनों सेम आए, तब हम कहेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड सेटिस्फाइड हुआ है। और इसी तरीके से हमारा ये है 1 into U इक्वल टू U। 1 का मतलब आपको पता है 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, U कोई एलिमेंट है V का, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, U ही आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब जो दूसरे नंबर पर कंपोजिशन आया है वो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से इसके किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं और आंसर वही एलिमेंट आ जाए, तब हम कहते हैं कि हमारा ये लॉ क्या है, सेटिस्फाइड है। और अगर ये चारों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाती है, देन वी से दिस V, यानी कि ये जो ये सेट था V फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर F, यानी दिस फील्ड, इस फील्ड के ऊपर ये क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। अब आपको लगेगा इतनी सारी बातें ये कैसे याद रहेगी, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ये आपको क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आपको सुन रहे हो 15 मिनट से, मेरे को बार बार सुन रहे हो, आपको ये लग रहा है बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात कैसे है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी। तो यानी कि अगर V कोई अबिलियन ग्रुप है, F कोई फील्ड है, उसके बाद हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने के बाद क्या करना है, हमें ये 4 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी है। यानी कि टोटल इन दोनों को मिलाकर इसकी 5 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी इन दोनों के लिए हमने कॉमन डिफाइन की, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, कहा आपने 6 हो गई, और 4 प्रॉपर्टी ये, यानी 10 प्रॉपर्टी जब हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दिस वेक्टर, दिस सेट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड F। तब हम कहेंगे कि इस सेट ने क्या फॉर्म किया है, वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है ओवर दिस फील्ड।
तो इस फील्ड के ऊपर इसने क्या किया है, वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है, हम ये बोलते हैं और लिखते हैं ऐसे हैं, देखिए VF। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी देखिए ये V के एलिमेंट आएंगे, ये जो V के एलिमेंट हैं जो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं हर जगह, यहाँ भी ये भी सारे V के एलिमेंट ही यूज हुए हैं इन 5 प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी में दोनों यूज हुए थे, इस प्रॉपर्टी में दोनों यूज हुए थे, तो जितने भी ब्लैक से यूज हो रहे हैं और वो UV यूज हो रहे हैं, एक 0 यूज हुआ है आप देखेंगे, तो जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं तो वो एलिमेंट जो हमने ब्लैक से यूज किए हैं और वो किसके एलिमेंट है, V के एलिमेंट हैं, उनको हम बोलेंगे वो क्या है, हमारे वेक्टर हैं। वो क्या है, हमारे वेक्टर हैं। और जो हमारे जो ये हमने रेड से शो किए हैं वो किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। और फील्ड यानी ये जो रेड से मैंने शो किए हैं इनको हम कहेंगे क्या है, ये हमारे स्केलर्स हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ V, एलिमेंट्स ऑफ V are called vectors और एलिमेंट्स ऑफ F यानी कि फील्ड आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं ये क्या है, हमारे स्केलर्स है। इसको हम बोलते हैं क्या है, हमारे स्केलर्स हैं। लेकिन आपने इस वेक्टर को, जो आप वेक्टर पढ़ते आए हैं साइंस के अंदर, जो वेक्टर आप पढ़ते हैं, एक मैथ में मैकेनिक्स में आप वेक्टर पढ़ते हैं, ये वो वेक्टर नहीं है, इसको आपने उसके साथ मिक्स नहीं करना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। तो यहां पर वेक्टर हम कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, जो ये अबेलियन ग्रुप हमने लिया था, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि जो सेट इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा तो इस V के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। V से ही क्या है, देखिए V से ही हम नाम देते हैं, V से ही वेक्टर होता है। तो वेक्टर स्पेस के अंदर जो ये V है, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर कहलाएंगे। और फील्ड के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, स्केलर्स कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि वेक्टर स्पेस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज हमारी वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो देखिए अब ये डेफिनेशन बड़ी है सिर्फ अपने आप में, वैसे बिल्कुल चेक करना बिल्कुल इजी है कि कोई भी चीज वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए अब आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये देखिए ये लिखे हुए हैं, इसमें से हमें बताने हैं कौन कौन से वेक्टर स्पेस फॉर्म होंगे और कौन कौन से वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होंगे। अब मैं देखिए बिल्कुल आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम एक ही बार में बता सकते हैं ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। हमें ये कुछ भी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, वो चीजें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हैं। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जब ये जो सेट है इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनेगा जब ये F इस FV की क्या होगी, सब फील्ड होगी। यानी कि F सब फील्ड है किसकी, V की। F इज सब फील्ड ऑफ V, ये ध्यान रखना है। ये अगर इसकी सब फील्ड है तब ही वेक्टर स्पेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यानी कि V भी खुद फील्ड होगी, V भी क्या होगी, खुद फील्ड होगी। यानी अभी अब आप कहेंगे आप तो अबेलियन ग्रुप कह रहे थे डेफिनेशन के अंदर, अब आप खुद ही ध्यान दीजिए, आपने ये पढ़कर आए हैं कि अगर कोई भी चीज फील्ड है तो इट मींस वो क्या है, वो रिंग है। रिंग है तो इट मींस वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्योंकि फील्ड पहले अबेलियन ग्रुप बनता है, अबेलियन ग्रुप बनता है तो रिंग बनती है, और जब रिंग बनती है तब हमारी फील्ड बनती है। तो यानी जब कोई चीज फील्ड है तो वो ऑटोमेटिक अबेलियन ग्रुप तो है ही है ना, उसने मिनिमम वाली कंडीशन उठा ली यहां पर। तो अब आप देखिए, यानी कि अब उसने कहा है, ये देखिए C/C बताइए, C यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है। तो ये देखिए कोई भी जो ये भी फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़कर आए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फील्ड होती है। ये तो नेचुरल फील्ड है एक तरीके से, ये तो याद ही रखनी है आपने, ये फील्ड होती है। और वहां पर आपने प्रूव किया था ये फील्ड क्यों होती है। तो ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, और कोई भी फील्ड अपनी ही सब फील्ड कहलाती है।
कोई ये भी आप पढ़कर आए हैं, कोई जैसे कोई भी सेट अपना ही सबसेट कहलाता है, वैसे ही कोई भी फील्ड अपनी ही सब फील्ड भी होती है। तो इट मींस ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि C इज सब फील्ड ऑफ C, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सब फील्ड ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इट मींस ये क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म हो रहा है। इतनी सारी बातें हमें कुछ भी याद नहीं रखनी। अब देखिए C ओवर R, C का क्या मतलब है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, R का क्या मतलब है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की सब फील्ड होती है, क्योंकि ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये इसकी, तो ये देखिए छोटा सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो छोटा सेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो बड़ा सेट है। ये तो आप पढ़कर आए हैं, बड़ी फील्ड है। तो ये और R जो होती है वो सब फील्ड होती है किसकी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये सब फील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। इट मींस ये क्या है, ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स द वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप ये देखिए R ओवर C, R का क्या मतलब है, सेट ऑफ रियल नंबर, C का क्या मतलब है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बड़ा सेट होता है और सेट ऑफ रियल नंबर छोटा सेट होता है। हालांकि दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, छोटे बड़े है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे, देखने से ऐसा लगता है ना हमें। तो अब यहां पर देखिए ये इसकी सबफील्ड नहीं हो सकती, ये इसकी सबफील्ड नहीं है। इट मींस ये वेक्टर स्पेस नहीं है। देखिए अंदर वाली चीज सब फील्ड होनी चाहिए बाहर वाली की, ये ध्यान रखना है आपने, ये इसकी सब फील्ड नहीं है। इट मींस ये वेक्टर स्पेस भी फॉर्म नहीं करेगा। अब आप यहां देखिए R ओवर Q, सॉरी Q ओवर R, तो Q देखिए R जो है बड़ा, ये जो सेट ऑफ रैशनल है वो भी हमारी फील्ड होती है, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो भी क्या होती है, हमारी फील्ड होती है R। सेट ऑफ रियल नंबर भी हमारी फील्ड है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर जो है और ये जो Q है यानी सेट ऑफ रैशनल है, सेट ऑफ रियल नंबर बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये इसकी सब फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो है ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, ये इसकी सब फील्ड नहीं बनेगा। तो ये इसकी सब फील्ड नहीं है, तो इट मींस ये वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करेगा। तो हम देखिए सिर्फ एक ही रिजल्ट से हम ये बता सकते हैं कि देखकर कि कौन सा सेट जो है वो दूसरे फील्ड के ऊपर वो वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। यानी कि जो अंदर वाली चीज है वो बाहर वाली की क्या होनी चाहिए, सब फील्ड होनी चाहिए, तब वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। और अगर वो अंदर वाला जो सेट है, ये जो है जिस सेट भी है ये, और ये बाहर वाले सेट की सब फील्ड नहीं बनता, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए C ओवर R, ये R ओवर C, ये देखिए बदल गए, सिर्फ प्लेस बदल दिए, लेकिन ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरीके से मैं एक और लिख देता हूं यहां पर, अगर R ओवर Q में अगर लिख देता हूं, देखिए Q जो है अब सब फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर की, ये वेक्टर स्पेस को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो अब यहां से हमें इतनी सारी देखिए बातें याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन डेफिनेशन के लिए हमें याद भी रखनी पड़ेगी। लेकिन हम एक ही झटके में बता सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगी और कौन सी चीज वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी। अब देखिए, अब एक तरीके से और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं होगा। मैं पहले ये चीजें बता रहा हूं कौन कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा, उस चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का, इसमें भी यही बताना है कौन कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा और कौन कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। यानी हमको पहले फेल करके देखना होता है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे मेन प्रॉपर्टी तो आपकी ये है, अगर ये फेल हो गई, अगर यही फेल हो गई, इट मींस हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है जो हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली, ये फेल हो गई तो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें फेल करके देखनी है। सबसे पहले ये फेल हो गई तो यानी ये वेक्टर स्पेस नहीं है, अगर ये दो पास हो गई तो ये 99% चांसेस हो गए कि हमारे पास जो सेट बचा है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। फिर हमें ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाकर दिखानी पड़ेगी। अब आप देखिए,
उसने कहा है कि ऑल पोलिनोमियल्स ओवर आर, यानी कि सारे के सारे पोलिनोमियल्स, सारे पोलिनोमियल ले लिए। पोलिनोमियल आप समझते हो, यानी कि ये मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 5, मैंने लिख दिया एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99 एंड सो ऑन, एक्स की पावर 2 प्लस 7 एक्स प्लस 9। ये इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है, ये सारे के सारे क्या है, पोलिनोमियल हैं हमारे। अब उसने कहा है कि ऑल पोलिनोमियल ओवर आर, ओवर आर का क्या मतलब है, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, यानी कि जो x की पावर्स आएंगी उसके आगे जो मैं लिखूंगा, किसी के आगे 7 लिखूंगा, किसी के आगे 1/3 भी लिख दूंगा, किसी के आगे मैं 5 लिख दूंगा, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिखा है हमने, तो ये कोफिशिएंट्स है। यानी ये जो कोफिशिएंट्स है ये रियल नंबर होंगे हमारे, यानी कि जितने भी पोलिनोमियल है, कितने भी, यानी सारे पोलिनोमियल की बात कर ली, कितनी ही डिग्री के पोलिनोमियल हो ओवर आर, यानी उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और उनकी जो कांस्टेंट टर्म हो वो क्या हो, जीरो हो। उनकी कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो। कांस्टेंट टर्म जीरो होने का मतलब देखिए, जो ये लास्ट वाली टर्म होती है जिसमें x नहीं होता, ये 5 है, अब ये कांस्टेंट टर्म जीरो तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि कांस्टेंट टर्म जीरो लेनी है। ये मैंने कांस्टेंट टर्म जीरो ले ली, इसकी भी कांस्टेंट टर्म जीरो लेनी है, ये मैंने इसकी भी कांस्टेंट टर्म जीरो ले ली। अब देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म जीरो ले ली मैंने। अब आप पहले दो प्रॉपर्टीज देखिए, अगर मैं इन दो, ये दो ही मैंने दो, मुझे दो एलिमेंट चाहिए होते हैं चेक करने के लिए, मैंने दो पॉलिनोमियल लिए, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो देखिए इनको ऐड करने का क्या मतलब है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएगी, यानी ये सारे का सारा सेम आएगा, बस 5x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का मैं अगर सम करूंगा u प्लस v, तो आपकी ये सारी क्वांटिटी सेम आएगी, प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 7x आ जाएगा, यानी ये सारे का सारा सेम आएगा, ये x स्क्वायर वाला x स्क्वायर में ऐड हो जाएगा और प्लस में 7x। तो ये देखिए क्या इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है, जीरो है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म जीरो है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कि अगर मैं किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, जिनका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो है, तो हमेशा जब ऐड कर कर जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी कांस्टेंट टर्म भी हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी। अब माइनस करके भी देख लीजिए, चाहे आपको प्लस कर कर भी देखना है एक बार, माइनस कर कर भी। अब माइनस कर कर क्यों देखना, आप कहेंगे जो माइनस कर कर देखते हैं वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी ही है। वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हैं, देखिए u माइनस v, u माइनस v का मतलब क्या हुआ, u प्लस माइनस v, तो माइनस v भी तो इसका एक ही एलिमेंट है, एक u एलिमेंट लिया आपने, एक एलिमेंट लिया उसका नेगेटिव ले लिया, वो भी तो इसी का एलिमेंट हुआ, तो u प्लस माइनस v करोगे यानी u माइनस v। तो आपको प्लस भी चेक करना है, माइनस भी चेक करना है, क्योंकि हमारा माइनस से ज्यादा चेक होगा कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर पाएगा, सॉरी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप देखिए माइनस भी कर लीजिए आप, तब भी दो पॉलिनोमियल को मैं माइनस करूंगा जिनकी कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी भी कांस्टेंट टर्म जीरो ही रहेगी, समझते हो आप, बिल्कुल रहेगी। आप देखिए अब ये तो यानी कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा मैंने कहा इस प्रॉपर्टी को चेक कीजिए, यानी आप फील्ड का कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, फील्ड आपकी फील्ड क्या है यहाँ, रियल नंबर, यानी कि मैं किसी भी पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आप ये बताइए कि मल्टीप्लाई करने से क्या इसकी कांस्टेंट टर्म जीरो रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप इसके यानी कि कोई भी, मैंने ये जीरो है, ये देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो है, मैं इसको किसी भी नंबर से जो आपके माइंड में आए, मान लो 7/3 से कर दूं मैं इसको मल्टीप्लाई, इसको मैं 100 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो जो भी टर्म अब भी जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी कांस्टेंट टर्म जीरो ही रहने वाली है, यानी कि ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस ये हमारा जो है ये वेक्टर स्पेस बनेगा और बनता है। अभी आपको नहीं पता ये बनता, लेकिन इसके बनने के चांसेस 99% हो गए, और मुझे तो पता है ये बनता भी है, तो ये बनेगा, क्योंकि अभी ये फेल नहीं हुआ, फेल ज्यादातर यहीं से हो जाएगा, आप देखेंगे, तो ये बनेगा हमारा, देखिए वेक्टर स्पेस। अब ये देखिए बिल्कुल सेम लिखा है, लेकिन कहा है कि कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, यानी कि अब ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी कांस्टेंट टर्म 1 हो, कांस्टेंट टर्म 1 ले ली। देखिए अब आप देखिए, अगर अब पहले ये वाली प्रॉपर्टी चेक कीजिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, तो जो ऐड कर कर पॉलिनोमियल आएगा तो क्या उसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो कितनी आएगी,
उसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो 1 + 1 2 हो जाएगी। जबकि हमारा जो ये सेट ये कहता है वो क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन कि अगर मैं दो वेक्टर्स को जोड़ूं तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी इसी सेट का आना चाहिए, और इसी सेट में कौन से एलिमेंट है जिसकी टर्म कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। तो देखिए फेल हो गया, यही वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई आपकी। तो चीजों को आपने समझना है, ये बात आपने समझनी है। तो ये देखिए, ये हमारा जो ये दूसरा था जो पॉलिनोमियल है विद कांस्टेंट टर्म 1, ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी फेल हो गई है। अब देखिए, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी ये इंटीजर्स लिए हैं ए बी, इस टाइप की सारी क्वांटिटी ले ली, 1 2 ले लिया, 3 4 ले लिया, और इसमें ये लिखा किसके ऊपर, ओवर आर ही है। ये जब नहीं लिखा होता तो इसका मतलब वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही बात कर रहा है। अब देखिए इसमें वेक्टर क्या है, इसमें वेक्टर क्या थे, पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल थे वो वेक्टर्स थे इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, इन दोनों में, और फील्ड क्या थी, रियल नंबर थी। इसमें वेक्टर क्या है, ये इस टाइप के सारे एलिमेंट, यानी 1 2 इस टाइप में लिखूंगा, यानी कि अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये देखिए। अब यानी कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैंने लिखी 1/3 7/5, ये 107, ये इस टाइप की क्वांटिटी सारी जो है वो V के अंदर है, यानी वो V है हमारा, यानी इस टाइप के एलिमेंट हैं सारे के सारे V में। और किसके अंदर फील्ड क्या है, रियल नंबर की फील्ड है, यानी जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे ये रियल नंबर लिए जाएंगे। अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को, ये अब इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, अब देखिए इस प्रॉपर्टी से ये फेल होगा। कैसे होगा, ये मैंने कोई एलिमेंट लिया 107, और अब मैं फील्ड का एलिमेंट ले रहा हूं, फील्ड का मैंने एलिमेंट ले लिया, सॉरी ये मैंने 1/3 7/5 गलत ले लिया, क्योंकि उसने कहा था इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स लेने का मतलब तो आप जानते हो, इंटीजर्स से ही लेंगे, 7 5 ले सकते हैं, अपोन वाले नहीं लेंगे। अब देखिए, अब उसने कहा है ये किसके ऊपर बनाना है, हमने रियल नंबर के ऊपर बनाना है, ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप देखिए, रियल नंबर में तो सब चीजें आती है, रेशनल भी आते हैं। मैं उसने कहा था कि ए ले लीजिए कोई आप फील्ड में से, आपकी फील्ड क्या है, रियल नंबर है, मैंने क्या ले लिया, 1/3 ले लिया, यहां मैंने ले लिया 1/3 ले लिया। अब जो, और ये वेक्टर किसके लिए है, देखिए मैंने V के लिए, ये V है हमारे लिए, V मैंने ये लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं अगर, तो देखिए कितना आएगा, 7/3 5/3, यहां कितना आएगा 100/3 7/3, ये देखिए। तो जो एलिमेंट आएगा वो V का आना चाहिए। V में कौन से एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट है, लेकिन जहां ए बी क्या है, इंटीजर है। तो क्या ये इंटीजर आए हैं आपके, ये देखिए नहीं आए, ये इंटीजर आपके नहीं आए हैं। तो इट मींस ये भी आपका देखिए वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो गई। देखिए इस केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हुई है, इस केस में वेक्टर एडिशन फेल हुई है, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हुई है, यानी कि वेक्टर एडिशन फेल हुआ है। अब इसके अंदर देखिए, ऑल पॉलिनोमियल्स विद पॉजिटिव कोफिशिएंट। अब आप खुद ही सोचिए, अभी जो ये हमने पॉलिनोमियल्स लिए थे, जिसके सारे उसने ये कहा है कि सारे के सारे, और ओवर किसके ऊपर है, ये जब नहीं दिया तो इसका मतलब ये रियल नंबर के ऊपर है, यानी इसमें वेक्टर तो पॉलिनोमियल्स है, V के अंदर सारे पॉलिनोमियल्स हैं, R का मतलब सारे रियल नंबर। और पॉलिनोमियल कैसे हैं, जिनके कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब समझते हो, यानी कि जैसे कि हम ये कहेंगे कि 5x² + 7x + 9, ये देखिए अब ये सारे के सारे पॉजिटिव लिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब लेकिन यहां भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं। मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -3 से, तो देखिए तो कितना आएगा, -15x² -35x -27। तो जो एलिमेंट आया है वो किसका आना चाहिए, V का। V में कैसे एलिमेंट है, वो सारे पॉलिनोमियल हैं
जिनके कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन आपका पॉलिनोमियल तो ऐसा आ रहा है जिसके सारे कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ये भी वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता। तो देखिए कई तरीके हैं। देखिए यहां पर तो इस फॉर्म में अगर दिया होगा तो सिंपल सा चेक करना है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला सेट है, ये बाहर वाले सेट की सब फील्ड होनी चाहिए। जब इस तरीके से दिया होगा तो आपको क्या चेक करना है, या तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल होगी या वेक्टर एडिशन फेल होगा, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी से ही हो जाते हैं। 99.9% क्वेश्चन, या यही कहिए 100% क्वेश्चन ही इसी से ही हो जाते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करो, वेक्टर एडिशन चेक करो। एक एग्जांपल लेकर अगर ये दोनों पास हो गए तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस बनेगा ही ज्यादातर केसेस में। एक आधा केस हो सकता है, वो भी बहुत रेयर में। तो वो जब उसके हमें मिल जाएगा, यानी कि हमें यहाँ से ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा कि ये दोनों पास हो गई, तो फिर हमें सारी प्रॉपर्टी और चेक करनी पड़ेगी। क्या पता कोई एक बीच में से इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कोई एक फेल हो जाए। तो लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी यहीं से ही हमारे पास या फेल हो जाती है। ये दो ही मेन प्रॉपर्टी है, एक वेक्टर एडिशन और एक हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये पास हो गई तो इट मींस हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा, और अगर ये फेल हो जाती है दोनों में से कोई भी एक, इसका मतलब हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप आ जाइए, देखिए अब ये बचा, देखिए 3 नहीं बन रहे हमारे और ये बन रहा है, सिर्फ एक बना है और बाकी नहीं बना। अब आप देखिए, अब ये हमारे है, ये सबसेट दिए हैं R4 के। R4 का मतलब जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं RN, N टप्पल्स, N टप्पल। देखिए ये है हमारा R², इसको बोलते हैं हम टप्पल्स, जिसमें 2 होते हैं हमारे A, B, और जिसमें 3 होते हैं A, B, C, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। वो किसको शो करता है ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली अगर हम कहें, वो स्पेस को शो करता है। जब हम ये 2 को लेते हैं AB वाले को, ये किसको शो करता है, प्लेन को शो करता है। जब हम सिंगल लेते हैं, किसको शो करता है, लाइन को शो करता है। तो इस तरीके से अब ये 4 वाले हैं, यानी यहाँ पर 4 वाले टप्पल्स लिए। R4 का मतलब है इसमें क्या होंगे, इस टाइप के हैं ये हमारे ABCD, इस टाइप के सारे एलिमेंट हैं। या इसको इसने इस तरीके से कहा है X1, X2, X3 एंड X4। अब आप देखिए, अब उसने ये कहा है कि अब आपको ये कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन कही है कि अगर आपका पहला एलिमेंट 0 कर दिया जाए, ये मैंने इसका 0 कर दिया, ये पहला एलिमेंट 0 कर दिया जाए, तो अब जितने भी इस टाइप के आएंगे, जितने भी ये सारे के सारे ये V सेट है, और किस में से लिया गया है, रियल नंबर में से। जब कुछ नहीं कहता इसका मतलब रियल नंबर हमारी फील्ड है। ये रियल नंबर फील्ड होने का मतलब ये जो एलिमेंट है ये रियल नंबर आएंगे। अब देखिए, अब ये सारे के सारे रियल नंबर है और ये 0 रहेगा फिक्स। अब मैं जब भी 2 ऐसी क्वांटिटी को जोड़ूंगा, एक ये हो गई, एक और आप ऐसे ले लीजिए, तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ने पर ऐसे ही आएगी, क्योंकि पहले प्लेस पर तो 0 ही रहेगा। अब देखिए, जैसे मैंने एक मान लीजिए, अब मैं इधर वाला रब कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ये सारी बातें मैं आपको समझा सकूं। ये समझाने के लिए इधर का मुझे अब रब करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखिए अब पहला समझिए आप इसमें, ये मैंने वहां पर लिख दिया है। देखिए अब इस टाइप के हैं ये। अब आप 2 एग्जांपल लीजिए, ऐसे 2 यानी कि 2 एलिमेंट लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया 0, 1, 2, 3। एक मैंने ले लिया 0, 7, 3, 5, कुछ भी ले लीजिए आप, लेकिन उसमें पहला एलिमेंट क्या लेना है, 0 लेना है। अब इन दोनों को ऐड कर देखिए, आपने इनको ऐड किया तो देखिए पहला एलिमेंट क्या आएगा, 0, दूसरा क्या आएगा 8, तीसरा क्या आएगा हमारा 5 और नेक्स्ट 8। यानी कि कंडीशन क्या है, देखिए पहला एलिमेंट 0 रहना चाहिए। तो अब हमने वेक्टर एडिशन को जब चेक किया तो पहला एलिमेंट हमारा 0 ही है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप एग्जांपल लेकर देख रहे हैं ये चीजें। अब आप देखिए, मैं ये फेल करवाने के तरीके बता रहा हूं आपको। जो आपको ये प्रूव करना आ गया कि ये वेक्टर स्पेस है, तो आपको 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाकर दिखानी पड़ेगी। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस है और कौन सा नहीं है। तो ये तो रफ काम में करके देखना होता है हमें।
तो सिर्फ रफ काम में करके देखना और बताना है हाँ ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। और इसी तरीके से देखिए अगर मैं इसको किसी, अब ये नंबर है कोई भी एक नंबर मैंने लिया 0 1 2 3, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, मान लो मैंने 1/3 से किया, तो अब देखिए जो मेरा आएगा वो ये आएगा। तो इसमें भी पहला एलिमेंट 0 है, तो यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि बात ये हुई कि ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, कर सकता है वैसे तो, लेकिन ये करेगा भी, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये यानी कि ये करेगा, हमारा वेक्टर स्पेस को फॉर्म करेगा बिल्कुल। तो अब देखिए ये करेगा या नहीं करेगा, ये सॉरी ये सेकंड पार्ट जिसमें x1 नेगेटिव हो, तो देखिए x1 नेगेटिव हो तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो ये यहां से हो जाता है। देखिए सेकंड पार्ट अगर हम करें तो इसमें यानी ये है हमारा -x1, ये सॉरी मैंने यहां पर मिस्टेक से लिख दिया, ये 0 x2 x3 x4 आना था, अब ये -x1 होगा x2 x3 x4, यानी ये पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मीन्स उसका ये है, यहाँ पर पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, x1 इज पॉजिटिव, ऐसे लिख दिया मैंने, यानी x1 पॉजिटिव होगा तभी तो ये -x1 नेगेटिव होगा। अब आप देखिए एग्जांपल लेकर देखिए, मैंने लिया -2 5 7 1, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले अप्लाई कर देखनी चाहिए आपको। तो देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं -3 से, किसी भी माइनस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 -15 -21 -3, तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए था, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो ये प्रॉपर्टी देखिए फेल हो गई कि x1 नेगेटिव ही रहेगा स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद, वो नेगेटिव नहीं रहा, तो यानी कि ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। इसी तरीके से वो कह रहा है कि अगर दूसरा जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x2, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, बाकी क्या हो जाए चाहे नेगेटिव भी हो पॉजिटिव हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी फेल होगी ये प्रॉपर्टी भी। अभी देखिए कैसे होगी, ये देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है थर्ड वाली प्रॉपर्टी के अंदर x1 कुछ भी हो x2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये x2 पॉजिटिव है और x3 और x4। तो अब इसमें देखिए आप, मैंने कोई एग्जांपल लिया जैसे 2 5 3 -1, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं -4 से, किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिए कितना आ जाएगा -8 -20 -12 और 4। तो ये तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है ये तो उसने कहा था पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन हमारा तो क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो इट मींस हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो रही है, इट मींस ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, मेन फोकस उस चीज पर हमें करना है। तो जब नहीं करेगा तो हमें एग्जांपल लेना होता है, ऐसे ही आप ऐसे लिखेंगे कैसे, अब जैसे एग्जांपल होगा आप लिखेंगे लेट, जैसे इसी को मैं एक को करके दिखा रहा हूं, लेट u इज इक्वल टू 2 5 3 -1, ये आपने लिया था, और a आपने ले लिया -4, देन au इज इक्वल टू आपका ये आया, और जो बिलोंग नहीं करता किससे, आपका v से। v क्या था वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि v क्या चीज है, तो यानी कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता ओवर दी फील्ड। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है 2 लाइनों के अंदर ही। तो अब देखिए फोर्थ देखिए, जिसमें x4 0 होगा ये वेक्टर स्पेस बनेगा सेम रीजन से, इसमें 0 यहाँ लास्ट में आ जाएगी। तो ये फेल करने के लिए जब हम फेल हो जाती है कोई चीज तब एग्जांपल लेते हैं, जब पास होती है चीज तो हमें वो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाकर दिखानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तो यस और नो में ही आंसर हमें देने हैं, लेकिन देने कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए, ये देखिए ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा, अब ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा और ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा। ये अब कैसे बनेंगे वो अब आप खुद चेक करना जानते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो नहीं बनेंगे, अभी हमारा मेन फोकस उस चीज पर था कि जो वेक्टर स्पेस नहीं बनी, जो वेक्टर स्पेस
नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते? वो इसलिए नहीं बनते, या तो हमारा जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है, यानी अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वो फेल होती है, या हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। दोनों में से एक भी फेल हो गई, इट मींस वो वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा। और जब इस फॉर्म में कुछ भी लिख कर दिया हो तब तो हम 1 मिनट में देखकर बता सकते हैं कि ये इसकी सब फील्ड है, यानी अंदर वाला सेट बाहर वाले सेट की सब फील्ड है, तब वो वेक्टर स्पेस बनेगा, और अगर नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इजी है, चीजों को ध्यान से समझना है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। I'm